जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 12th क्लास के जो इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 1 है, आइए उसके प्रत्येक लाइन बाय लाइन के अर्थ को समझते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर तो पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर के 6 तक की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी इसमें क्या बताना चाहते हैं, और साथ ही साथ इसके अर्थ को तो यहाँ पर समझते हुए और सिस्टमेटिक वे से चलने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले पाठ 1 का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। महात्मा गांधी जी का जन्म तो जैसे कि आप सभी लोग का मालूम है, मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, और उनकी मृत्यु तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला हाउस दिल्ली में हुआ था। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है? अगर हम लोग इसके अर्थ को समझना चाहें तो जैसे हम लोग का शरीर है, यह क्या है? सभ्यता है। लेकिन हम लोगों की जो अंतर आत्मा है, हृदय, जो हम लोग की हार्ट है, यह क्या है? संस्कृति है। अगर कोई फूल है तो फूल क्या होंगे? फूल सभ्यता हो जाएंगे समझने के लिए, और उसकी खुशबू संस्कृति हो जाएगी, उसकी महक, उसकी गमक क्या हो जाएगी? संस्कृति हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, और इसमें ये बताते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है यूरोपीय सभ्यता की तुलना में बहुत ही बेहतर है। यानी हम लोगों की सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता जो है बहुत ही बेहतर है। आइए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं, यानी महात्मा गांधी जो हैं, ये एक सिर्फ और सिर्फ मौलिक विचारक ही नहीं थे, बल्कि ये पवित्रता के महान गुरु थे, अच्छे इंग्लिश के जानकार थे। और यहाँ पर जैसे कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी ने एक अपनी आत्मकथा लिखे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे पवित्रता के महान गुरु थे, अच्छे इंग्लिश के जानकार थे। या उन्होंने असंख्य लेखों को लिखे। इसके आधार पर भी हम महात्मा गांधी जी को तो पवित्रता के महान गुरु कह सकते हैं। या उन्होंने अलग अलग अवसरों पर भाषण दिए। इसके आधार पर हम लोग महात्मा गांधी जी को पवित्रता के महान गुरु कह सकते हैं। यानी महात्मा गांधी जी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उन्होंने एक आत्मकथा लिखा, उन्होंने असंख्य लेख लिखे, अलग अलग अवसरों पर उन्होंने भाषण दिया। ये सारे के सारे महात्मा गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ एक मौलिक विचारक के रूप में ही नहीं, बल्कि पवित्रता के महान गुरु के रूप में दिखाता है। तो महात्मा गांधी जी वे कहते हैं कि भारतीय जो सभ्यता है ये मौलिक स्वभाव को बढ़ावा देता है, जबकि यूरोपीय सभ्यता है ये शारीरिक सुख को बढ़ावा देता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने तुलना किए हैं। और तो सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ नंबर हम 1 की बात करते हैं। देखिए, पैराग्राफ नंबर 1 में महात्मा गांधी क्या कहते हैं?
वे कहते हैं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है, यानी भारतीय सभ्यता, जो भारत ने जो अपनी सभ्यता विकसित किया है, इसे संसार में नहीं हराया जा सकता है। इसकी सभ्यता इतनी मतलब खूबसूरत है और अच्छा है कि इसको मतलब पूरी दुनिया में नहीं हराया जा सकता। फिर आगे कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, पैराग्राफ नंबर 1 ही का हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो बीज बोया, जो सभ्यता की उन्होंने बीज बोया, जो हमारे अंदर जोश जुनून पैदा किया, जो हमारे अंदर गुण भरे, मतलब जो गुण का बीज बोए, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहना हमें सिखाएं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। यानी उनके द्वारा बोए गए बीजों की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और इसी में आगे कहते हैं कि रोम की सभ्यता कहाँ चली गई, ग्रीस की सभ्यता कहाँ चली गई, मिस्र की सभ्यता कहाँ चली गई, और जापान की सभ्यता कहाँ चली गई, और तो और चाइना की सभ्यता कहाँ चली गई। ये सारे के सारे अपनी सभ्यता को भूल गए। और जो भारत ने अपनी सभ्यता को किसी न किसी तरह से बचा करके लाया, यानी अभी भी हम लोग अपनी सभ्यता को बनाए हुए हैं, अभी भी अपने सभ्यता को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन इन देशों की बात करें तो ये अपनी सभ्यता कहाँ खो दिए। जापान ने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, ये आखिर अपनी सभ्यता क्यों भूल गए। अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय जो लोग हैं, यानी अपनी भारतीय सभ्यता को क्या बना करके रखे हुए हैं, हम लोग अपनी सभ्यता को बचाए हुए हैं। और इसके बाद तो पैराग्राफ नंबर 2 में गांधी जी आगे कहते हैं कि भारत ने इन सभी के बीच, इन सारी परिस्थितियों के बीच अपनी सभ्यता को बचाए हुए रखा, अपनी सभ्यता को लेकर के अडिग रहा, अपनी सभ्यता को भूला नहीं, अपनी सभ्यता को छोड़ा नहीं, अपनी सभ्यता को बना करके रखा। इन सभी कठिन परिस्थितियों के बीच भारत ने अपनी सभ्यता को विकसित किया, बना करके रखा, बचा करके रखा, अपनी सभ्यता को लेकर के अडिग रहा, अपनी सभ्यता को भूला नहीं। लेकिन ये देश अपनी सभ्यता को छोड़ दिए और हम लोग अपनी सभ्यता को लेकर के इतना पागल हैं, मतलब हम अपनी सभ्यता को इतना मानते हैं कि दूसरे देश के लोग हम लोग को कहते हैं कि ये तो मूर्ख हैं, ये असभ्य हैं, ये अज्ञानी है कि जो एक ही सभ्यता को, पुराने ज़माने की सभ्यता को ये लेकर के जी रहे हैं। बताइए, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग अज्ञानी हैं, अपनी सभ्यता को मान रहे हैं तो हम लोग मूर्ख हो जाते हैं और हम लोग अज्ञानी हो जाते हैं और तो और हम लोग असभ्य कहलाने लगते हैं। अपनी सभ्यता को मानना कोई गलत बात थोड़ी ही ना है। अपनी सभ्यता को बरकरार और बचा कर रखनी चाहिए, अपनी सभ्यता के साथ जीना चाहिए। जो हम लोग की सभ्यता संस्कृति है उसको मतलब बचा कर रखना चाहिए, उसके साथ जीना चाहिए। देखिए, अब यहाँ से तो पैराग्राफ नंबर 3 में गांधी जी आगे कहते हैं कि देखिए, सभ्यता जो है वह सभ्यता आचरण की एक ऐसी पद्धति है, सभ्यता आचरण की एक ऐसी पद्धति है जो मानव को, जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य की राह दिखाती है, उसके कर्तव्य की राह दिखाती है। क्या? सभ्यता। यानी सभ्यता आचरण की एक ऐसी पद्धति है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य की राह दिखाती है। और इसमें आगे कहते हैं कि अब देखिए, यहाँ पर पूछा हुआ था कि गुजराती इक्विवेलेंट में सभ्यता का क्या अर्थ होता है, तो वहीं गुजराती इक्विवेलेंट में सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा आचरण, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, यानी याद रखिएगा, गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण, गुजराती इक्विवेलेंट के लिए सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा आचरण। पैराग्राफ नंबर 4 में गांधी जी आगे कहते हैं, देखिए, भारत को किसी दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। यानी भारत को अपनी सभ्यता को छोड़ करके किसी दूसरे देश की सभ्यता को अपना ले, दिस इज इम्पॉसिबल, ये संभव है ही नहीं। यानी भारत जो है ठीक है, अपनी सभ्यता को बना करके रखा हुआ है, ठीक है, इसको मतलब किसी दूसरे सभ्यता से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत को किसी दूसरे से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो है बहुत अच्छा है। चलिए,
अब इसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 में गांधी जी आगे कहते हैं कि मन क्या है। मन क्या है? मन एक बेचैन पक्षी है। मन एक बेचैन पक्षी है। यह जितना ही सुख पाता है उतना ही सुख के लिए और चाहता है। मन क्या है? मन एक बेचैन पक्षी है। इसको जितना ही सुख दिया जाएगा यह उतना ही सुख को चाहेगा, उतना ही शारीरिक सुख लेगा, लेकिन फिर भी क्या? असंतुष्ट रहेगा। यानी मन को हम लोग मना ले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मन एक बेचैन पक्षी है। इसको जितना ही दिया जाता है यह उतना ही ज़्यादा पाने की क्या करता है? इच्छा करता है। फिर भी यह क्या रहता है? फिर भी यह असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, इसको ज़्यादा सुख मत दो। ये जितना ही सुख लेगा उतना ही सुख और खोजेगा। इसलिए वे कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है और फिर भी सुख पा लेने के बाद भी यह संतुष्ट नहीं हो सकता है। अब पैराग्राफ नंबर 6 में कहते हैं, और जो पैराग्राफ नंबर 5 में हमारे जो हमारे पूर्वज थे वे अत्यधिक शारीरिक खुशी से रोके। यानी उनका ऐसा मानना था कि जब अधिक हम लोग खुशी को मतलब चाहने लगेंगे, ज़्यादा हम लोग खुशी के तरफ लग जाएंगे, ज़्यादा खुशी की ओर हमारी ध्यान अगर चली जाएगी तो फिर ये क्या है? एक मानसिक कंडीशन है, एक मानसिक स्थिति है, एक पागलपन स्थिति है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे अत्यधिक खुशी से हम लोगों को रोके, यानी अत्यधिक शारीरिक खुशी से बचने के लिए कहें। अब यानी उन्होंने कहें कि यदि आप हाथ पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब हाथ पैरों की इस्तेमाल करके जो काम करने के बाद जो खुशी मिलेगी वह रियल खुशी है, न कि मशीनों के साथ खुशी। ये कोई खुशी उतनी नहीं है। यानी उन्होंने बोले, हमारे पूर्वज जो ये बताएं कि अत्यधिक खुशी शारीरिक खुशी से बचो, मशीनों की प्रयोग से बचो। यानी मशीनरी अगर चीज़ का तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लगोगे तो फिर मशीनों के गुलाम हो जाओगे। इसलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल मतलब अपना जो भी काम है उसमें करो, मशीनरी चीज़ों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि तुम मशीनों के गुलाम हो जाओगे। अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 6 में गांधी जी आगे कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर धनी है तो वो संतुष्ट रहेगा, वह सुख रहेगा, यानी वो सुखी से रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह दुख में ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति धनी है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सुख में ही रहेगा, वह सुखी से ही रहेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह दुख में ही रहेगा, जबकि अक्सर इसका उल्टा होता है। क्या होता है? आगे कहते हैं गांधी जी कि अक्सर तो धनी व्यक्ति दुख देखे गए हैं, मतलब दुखों में रहते हुए देखे गए हैं, उनको दुख होते हुए देखे गए हैं, जबकि गरीब व्यक्ति तो सुख होते हुए देखे गए हैं। अक्सर क्या होता है कि धनी व्यक्ति जो है अक्सर दुखों में पड़े रहते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति अक्सर सुखों में पड़े रहते हैं। यानी धनी व्यक्ति अगर कोई है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सुख ही में होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह दुख में ही रहेगा। तो पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर के 6 तक यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया। अब अगले वीडियो में तो जिस तरह से मैंने वीडियो बनाया था कि प्रत्येक बुक का मतलब प्रत्येक पैराग्राफ का पहले इंग्लिश और उसके बाद में उसको अर्थ को वहाँ पर बताने का हमने भरपूर कोशिश किया। अब उसको हमने सोचा कि एक पैराग्राफ से लेकर के 6 तक एक बार रिवीजन मोड में इसकी पढ़ाई कर लेते हैं, अर्थ को समझ लेते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 में क्या कहा गया, 2 में क्या कहा गया, 3 में क्या कहा गया, 4 में क्या कहा गया, 5 में क्या कहा गया, 6 में। इस तरह से हमने देखा। फिर अगले जो वीडियो आएगा 7 से लेकर के जहाँ तक पढ़ाया गया है वहाँ तक हम लोग कवर करने की भरसक कोशिश करेंगे, और तब इसके बाद फिर जहाँ से हम लोग की बाकी है
फिर इंग्लिश और उसके बाद में अर्थ करेंगे। और इस तरीके से एक बार और फिर से शुरू से लेकर के पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर के लास्ट पैराग्राफ तक एक रिवीजन मोड में उसकी अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।